Good morning, dear friends. Today we are going to talk on central bank, and here you are able to see on the screen that meaning of central bank. तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या है। बहुत ही आसान है। हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। भारत के सेंट्रल बैंक को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या, सब एपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर, ये सारे बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर है। तो मैं बच्चों को बराबर बताता हूँ कि जिस प्रकार सोलर सिस्टम हमारा है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, द सिमिलर फैशन आवर सेंट्रल बैंक ऑल्सो ऑपरेट्स। ऑल द बैंक्स मूव्स अराउंड, मूव, यहाँ पर मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो सारे बैंक दिशा निर्देशों के लिए, गाइडलाइंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, वो सारा कुछ वो सेंट्रल बैंक की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा सबसे एपेक्स बॉडी। और इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊं कि ये हिल्टन यंग कमीशन जो था उसके रिकमेंडेशन पर, हिल्टन यंग कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के समय जो टोटल कैपिटल था वो 5 करोड़ से इसकी स्थापना हुई थी। तो आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, इस तरह के कॉम्पिटिशन में ये आ जाता है, सीडीएस वगैरह में, एनडीए वगैरह। तो ये इसका जो सबसे पहला स्टार्टिंग जो लोकेशन था वो कोलकाता, और दिल्ली में जो हम जो देख, सॉरी, मुंबई में जो इसकी स्थापना अभी हम देखते हैं वो 1937 से। तो 1937 में ये कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जैसे भारत की कैपिटल पहले कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 में ये वहाँ दिल्ली आ जाती है। सो इसके साथ जो सबसे पहले अगर बताएंगे कि स्थापना इसकी कब हुई थी, आप बच्चों, आप लोग के लिए है क्वेश्चन। इसकी स्थापना आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसकी स्थापना 1935 में थी। 1934 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 19 रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके गाइडलाइंस में आती हैं। इसके जो क्रोनोलॉजी है तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है वो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इस सब कुछ कह सकते हैं आप इसके लिए। इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेजेस द करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी, मनी सप्लाई वगैरह को चेक करने के लिए जो बनाई जाती है, कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, इकोनॉमी की स्थिति को देखते हुए, तो उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा भी एक और पॉलिसी होती है जो चेक करती है, दैट इज फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम वंस अगेन आई जस्ट रिपीट, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी is an institution that manages the currency and monetary policy of a state or a formal monetary union and oversees their commercial banking system. In contrast to a commercial bank, a central bank possesses a monopoly on increasing the monetary base. तो कमर्शियल बैंक के लिमिट से ये बाहर होता है। ये काम सेंट्रल बैंक का होता है, जो मतलब इसकी मोनोपोली होती है, लिखा हुआ है मोनोपोली ऑन इंक्रीजिंग द मॉनेटरी बेस। कंट्री के मॉनेटरी बेस को बढ़ाना, घटाना, एक्सपेंशन करना, मनी सप्लाई का, ये सारा काम हमारा सेंट्रल बैंक देखता है। तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, मैं भी ये आपको बता दूं। और इसके 5 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। तो इस तरीके से मतलब इसका एक बहुत ही पूरा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में। और इसको पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट करके संस्था है, जहाँ पर इसके सेंट्रल बैंक के ट्रेनिंग वगैरह के बारे में इस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो अगला हमारा स्लाइड है आपके सामने। तो हम देखते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला स्लाइड हमारा देखिए बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिस्टिंक्शन दिखाया है जो आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर है। Meaning the bank which looks after the monetary system of the country is known as central bank, and the commercial bank क्या होता है, the establishment which provides the banking services to the public is known as commercial bank। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, और इंटरेस्ट के लिए भी जानना जरूरी है, इस बट नॉट इन सिलेबस। व्हाट इज इट, क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। इट इज़ अ बैंकर टू द बैंक्स, तो सारे जो बैंक होते हैं उनके लिए बैंकर की भूमिका में होता है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के लिए गवर्नमेंट के लिए भी इसकी यही भूमिका होती है, मतलब बैंकर टू द बैंक्स एंड गवर्नमेंट बोथ। अब कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है, व्हाट इज इट, तो इट इज़ द बैंकर टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे और आपके लिए ये क्या होता है, बैंकर की तरह होता है, यहाँ पर हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट, इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और ये कॉमर्शियल बैंक की स्थापना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये आपको समझना है। ओनरशिप, सेंट्रल बैंक की ओनरशिप पब्लिक होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के होता है। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक और प्राइवेट, कोटक महिंद्रा प्राइवेट है, SBI पब्लिक है, केनरा बैंक पब्लिक है, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट बैंक, बहुत सारे बैंक प्राइवेट बैंक हैं, HDFC वगैरह। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, सेंट्रल बैंक दादा बैंक की तरह होता है, दादाजी का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, परिवार भला रहे यही दादाजी का पर्पस होता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। ओके, कमर्शियल बैंक क्या है, इट एग्जिस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। ओके, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, इट इज़ द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी विथ वाइड पावर्स। ओके, ये सेंट्रल बैंक के लिए है, और कमर्शियल बैंक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नो सच अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेंट्रल बैंक का, पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल बैंक का क्या है ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट्स। मनी सप्लाई के संदर्भ में देखते हैं सेंट्रल बैंक हमारा क्या कहता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आप ये पढ़ भी चुके हो। नो सच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक। राइट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स, यस सेंट्रल बैंक डज। कमर्शियल बैंक नो, डील्स विद सेंट्रल बैंक, बैंक्स एंड गवर्नमेंट के साथ इसकी डीलिंग होती है, जबकि कमर्शियल बैंक की डीलिंग हमारे और आपके साथ होती है, मतलब जनरल पब्लिक के साथ होती है। हाउ मेनी बैंक्स आर देयर, सेंट्रल बैंक ओनली वन, एंड कमर्शियल बैंक सो मेनी। तो ये हमने एक कहानी देखी, इसी कहानी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बीच में बात कर लें कि इसके रीजनल ऑफिस कहाँ हैं, तो हर स्टेट में लगभग इसके रीजनल ऑफिस दिखाई देते हैं। एक या दो रीजनल ऑफिस इसके हर स्टेट में मिल जाते हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे श्रीनगर में है, जम्मू में है, और देहरादून में है, चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली, जयपुर, कानपुर, पटना, रांची। पटना वाले ऑफिस में तो मैं कई बार गया हूँ, पुराने नोट्स को फिर या नए नोट्स के मैरिज वगैरह के समय में नए नोट्स वहाँ से लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे तो याद है। इसलिए नागपुर और हैदराबाद, पणजी, मैंगलोर, भुवनेश्वर वगैरह, चेन्नई, कोच्चि, सब जगह फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशंस लैंग्वेज में दिखाया जाता है, जैसे कुछ जगह फाइनेंशियल सुपरविजन कह सकते हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट कह सकते हैं, इशू ऑफ करेंसी कह सकते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट तो कॉमन ही हो गया, बैंकर टू द बैंक, फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी ये भी है, लेकिन थोड़ा सा एक दो शब्द एक्स्ट्रा दिखाई देंगे। फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट, मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट रोल, तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाई देगा आपको, तो इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आपको याद रखना पड़ेगा कि करेंसी अथॉरिटी क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट फंक्शन, हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब नाउडेज असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस विल कम मोर। सो करेंसी अथॉरिटी के रूप में देखिए, सोल अथॉरिटी, एकमात्र यही अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी। ओके, ये समझ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा और कोई करेंसी को इशू नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल कौन करेगा, ये हमारा
आरबीआई करेगा, लेकिन यहाँ लिखा होगा एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, बाकी सारी चीज़ें जितने भी करेंसी हैं उसको प्रिंट करने का अधिकार केवल और केवल हमारे आरबीआई के पास है। तो प्रिंटिंग, मिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, ये इसका रोल है। अब इसका एडवांटेज क्या, क्वेश्चन यहाँ से चला है बात है, यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी होगी मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एसबीआई भी करेंसी प्रिंट करने लगे, केनरा बैंक भी करने लगे, कोटक महिंद्रा भी करने लगे, तो इसमें क्या होगा कि अब कस्टमर की प्रेफरेंस एसबीआई के लिए हो सकता है ज़्यादा हो, केनरा बैंक के लिए कम हो, या कोटक महिंद्रा के लिए कम हो, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो लोगों का फेथ भी आगे के पॉइंट्स में आएगा कि एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक तरह का करेंसी सिस्टम होता है, तो लोगों का फेथ भी उसी हिसाब से बनता है और लोगों को स्मूथ फंक्शनिंग होता है, लेने और देने दोनों वालों के लिए आसानी होती है। तो यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि गिव्स पावर टू सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो सेंट्रल बैंक ये गिव्स पावर टू सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का पावर देता है। ओके, करेंसी पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये जो है मनी सप्लाई का जो है हम देखते हैं, मनी सप्लाई के जो मेजर है एम इसको जी, तो ये पब्लिक करेंसी विद द पब्लिक जो है ना, इसका मनी सप्लाई का हिस्सा है। तो ये इसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को चेक करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद द रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ नोट्स। अब ये चूँकि सेंट्रल बैंक जो है उसके बिहाफ पर काम करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, तो गवर्नमेंट भी चेक करती है, सुपरवाइज करती है। बहुत सारे अगर बैंक हो जाए तो सारे बैंक को चेक करना एक हेडेक का काम होगा, एक मुश्किल काम होगा। और अगर एक ही अथॉरिटी है, जैसे मतलब अब इसको ऐसे समझ लो कि अगर 10 बच्चे हो तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, अगर एक ही बच्चा हो तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। क्लास में 50 बच्चे की क्लास को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, अगर 10 बच्चों की क्लास है तो रिस्पॉन्स होता है, अच्छा होता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन ट्यूशन में कुछ बच्चे होते हैं तो उसके टीचर को आसान होता है चेक करना या कुछ पढ़ाना या लिखाना, कुछ भी बहुत आसान बन जाता है। तो ये वही चीज़ हम इसी आर्गूमेंट को हम यहाँ भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्गूमेंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। ओके, उसको डायरेक्शन दिया सकता है कि कितना करना है नहीं करना है, सब दोनों मिलके ही यही सब काम डिसाइड करते हैं। और फाइनल तो आरबीआई एक्सपर्ट टीम होती है, तो उन्हीं का डिसीजन होता है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती रहती है। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अगर ये अलग अलग बैंक इशू करने वाले होते हैं तो फिर पब्लिक का फेथ होना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक ही अगर करेंसी अथॉरिटी है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि लोगों का फेथ बनता है। अब मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन करता हूँ, 50 रुपये देने का वचन करता हूँ, जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसका फ़ायदा यहाँ दिखाई देता है। तो इट इंश्योर्स द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। ओके, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो एक्सटर्नल और इन जो इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी है उसको मेंटेन करने में इससे सहायता मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है करेंसी अथॉरिटी, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उसका समय आ गया है क्योंकि अब मेरा ये करेंसी अथॉरिटी का फंक्शन ख़त्म होने वाला है। तो आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये इन्होंने अभी तक जो पेंडेमिक हुआ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और इनके कंट्रीब्यूशंस को हम काफ़ी याद करेंगे, इनके कंट्रीब्यूशंस को। ओके, तो ये हमारा अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हम एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँ तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हुए थे पहले, और इसके बहुत सारे लिस्ट हैं, इसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, रंगराजन से लेके शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, उल्टे क्रम में देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन,
अभी वहाँ शिकागो चले गए थे गांधीनगर। इससे पहले सुब्बाराव जी थे, उससे पहले वाई रेड्डी थे, उससे पहले विमल जलान जी थे, सी रंगराजन, फिर बाद में वो आंध्र प्रदेश में चले गए थे, गवर्नर बन गए चले गए। वेंकटरमना जी थे, आर मल्होत्रा जी थे, घोष जी थे, मनमोहन सिंह 1992 का जो इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इससे पहले आई.जी. पटेल, उससे पहले नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई थी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित, तो किया, उससे पहले के आर पुरी, उससे पहले एन.सी. गुप्ता जी थे, उससे पहले जगन्नाथन जी थे, पधारकर जी, एल के झा की कमेटी भी बनी थी, भट्टाचार्य जी, आई जी, इससे पहले बहुत सारे लोग, देशमुख, टेलर, जेम्स टेलर, और सबसे पहले सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो इस प्रकार से हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। आई होप दैट यू मस्ट लाइक इट। ओके।